हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे रशिया अचानक पहुंचे से अजीत डोभाल जी आखिर क्या लेने वाले हैं, बड़ा एक्शन क्या होने वाला है, कोई बड़ा कांड, साथ ही साथ बताएंगे आखिर पिद्दी से मुस्लिम देश अजरबैजान ने भारत को क्यों दी गीदड़ भभकी। तो वहीं मालदीव में मुइज़ू की जीत से चीन की खिली बाछें, भारत के खिलाफ ड्रैगन ने फिर एक बार उगला ये जहर। तो वहीं ट्रेन में सफर करने वालों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, कंफर्म टिकट को लेकर। तो वहीं पैन अब आधार से लिंक नहीं है तो इतने तारीख तक करा सकते हैं लिंक, वरना होगी बड़ी परेशानी। सारी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से, आप खबर के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया पहुंचने से अजीत डोभाल जी मॉस्को में पुतिन के खास पेत्रुशेव से की मुलाकात, क्या हुई बात बता दें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी बुधवार को रशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से इस महीने दूसरी बार मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक के मौके पर पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पोस्ट में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले की निंदा की थी और इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंडों से बचने का आह्वान किया था। इस महीने की शुरुआत में डोभाल ने अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक के मौके पर पेत्रुशेव से मुलाकात की थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, हम चुपचाप हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। जी हाँ, पिद्दी से इस मुस्लिम देश अजरबैजान ने भारत को क्यों दी ये कहते हुए गीदड़ भभकी आपको बता दें। पश्चिम एशिया में ईरान से सटे मुस्लिम देश अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि अगर भारत और फ्रांस ने उसके पड़ोसी और दुश्मन देश आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई की तो वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। अलीयेव ने कहा कि अगर उन्हें लगा कि खतरा बड़ा है तो वो उचित जवाब देंगे। अजरबैजान की तरफ से ये बयान तब आया है जब भारत और फ्रांस ने आर्मेनियाई को हथियार देने पर सहमति जताई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि जब फ्रांस, भारत और ग्रीस हमारे खिलाफ आर्मेनिया को हथियार देंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। दरअसल काकेशस पर्वतमाला की तलहटी में बसे इस पिद्दी से देश का पड़ोसी आर्मेनिया से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से संघर्ष होता रहा है। ऐसे में आर्मेनिया ने करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथियारों की डील रशिया से की थी, लेकिन यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस उस ऑर्डर को पूरा करने में विफल रहा। इसके बाद आर्मेनिया ने हथियारों की आपूर्ति के लिए नए साथी की तलाश शुरू कर दी। उसकी खोज भारत पर आकर खत्म हुई। इस बीच फ्रांस, भारत और ग्रीस ने जहां मिलकर आर्मेनिया की मदद करने का फैसला किया तो वहीं दो कट्टर इस्लामिक देश तुर्की और पाकिस्तान ने मजहबी साथ देते हुए अजरबैजान का पक्ष लिया। और यही वजह है कि इस पिद्दी से छोटे से अजरबैजान ने भारत जैसे देश को गीदड़ भभकी दी है। बहरहाल अजरबैजान को यह लग रहा होगा कि उसकी बातों से, उसकी गीदड़ भभकी से भारत जैसा देश डर जाएगा, तो इसका मतलब वो ख्वाबों में जी रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, मालदीव में मुइज़ू की जीत से चीन की खिली बाछें, यानी खुश हुआ चाइना भारत के खिलाफ। एक बार फिर उसने उगल दिया जहर। जी हाँ, मालदीव के संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी की जीत पर चीन गदगद है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने जमकर मुइज़ू की तारीफ की और भारत के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स द्वारा ओपिनियन पोल में लिखा गया है कि मालदीव किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वो स्वतंत्र है। ये बात भारत को समझनी चाहिए। बताते चले कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मालदीव में मुइज़ू सरकार की चीन के साथ कितनी घनिष्ठता है। जब से मुइज़ू सरकार आई वो लगातार चीन की पिछलग्गू बनी हुई है। चीन के प्रति नजदीकियां दिखाते हुए मुइज़ू सरकार लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है, जिसके लिए उसकी काफी आलोचना भी हुई है। अब चीनी अखबार में एक बार फिर मुइज़ू की जीत के प्रति खुशी दिखाना उनकी मंशा को साफ जाहिर कर रहा है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने अपने स्तंभ में लिखा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व वाली पीपल्स नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी ने संसदीय चुनाव में 93 में से 71 सीटें हासिल कर शानदार जीत हासिल की। हालांकि इस परिणाम से भारत को इस बात से घबराहट हुई है कि मालदीव उससे काफी दूर चला गया है। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि मालदीव के संसदीय चुनाव के नतीजे लोगों की इच्छा को दर्शाते हैं। नतीजे इस बात पर जोर देते हैं कि मालदीव के लोग चीन की ओर झुकाव नहीं बल्कि वे सरकार की स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही आखिर क्यों घबराए मालदीव के संविधान के निर्माता, कहने लगे अब जो चाहे वो कर सकते हैं। मुइज़ू अत्याचारी शासन का है डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुइज़ू ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की है बल्कि प्रचंड बहुमत भी हासिल कर लिया है।
इस चुनाव को देश के राष्ट्रपति मुइजू के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी नीतियों पर मालदीव में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे भारत और चीन की नजर रहती है। हालांकि मुइजू की बम्पर जीत से मालदीव के बुद्धिजीवी घबराए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इसके साथ ही यानी इस जीत के साथ पीएनसी को संविधान में संशोधन की शक्ति मिल गई है, यानी मुइजू सरकार अब जो चाहे वो मालदीव में कर सकती है, मालदीव का संविधान तक बदल सकती है। ऐसे में मालदीव के संविधान निर्माता सख्ते में आ गए हैं। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए कवच बना चीन का सीक्रेट वीटो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ड्रैगन को किया बेनकाब। जी हाँ, भारत ने चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में प्रस्तावों पर लाई गई रोक एक प्रकार का छिपा हुआ वीटो है और इसकी आड़ में पाकिस्तान स्थित वैश्विक आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने जैसे मामलों पर परिषद के कुछ सदस्य देश कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को ये बात कही। रुचिरा कंबोज ने एक बयान में कहा कि किसी भी संस्थान के काम करने के तरीकों को उसके सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देना चाहिए। बढ़ती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रिकॉर्ड काफी निराशाजनक रहा है। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वीटो पहल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करना प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि सुरक्षा परिषद ने वीटो को छिपाने के लिए अपने कामकाज के तरीकों का उपयोग किया। उसने इस काम को अपनी समितियों की तदर्थ कार्य पद्धतियों के माध्यम से छिपाने का प्रयास किया है, जो उसकी तरफ से काम तो करती है किंतु उसकी जवाबदेही बहुत कम है। यानी कि यूएनएससी में रोका टोकी एक तरह का छिपा वीटो बताया है अपने भारत ने, और भारत ने चीन पर तंज कसते हुए चीन का सच से सामना करवा दिया है। तो वहीं आपको बता दें, भारत से दोस्ती और इमरान से शांति का हाथ मिलाए पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून की शहबाज से गुजारिश। जी हाँ, पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भरी सभा में दो मांगे कर डाली। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को जेल में बंद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के साथ शांति करनी चाहिए। बिजनेसमैन ने अपने दूसरे मांग में भारत के साथ दोस्ती की मांग कर डाली। ये घटना तब हुई जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक दिन के दौरे पर कराची पहुंचे थे। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की एक बैठक को संबोधित किया और उनसे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव मांगे। जी हाँ, इस दौरान पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान पीएम शहबाज के प्रयासों की सराहना भी की। साथ ही साथ भारत की बढ़ गई टेंशन, हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का हर्मीस ड्रोन। बता दे, लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली हर्मीस ड्रोन को मार गिराया है। इससे इजराइल और लेबनान में तनाव काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ रहे हर्मीस 450 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह की इस सफलता को इजराइल के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हर्मीस ड्रोन को मार गिराने में इस्तेमाल की गई मिसाइल की सप्लाई ईरान ने की थी। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट का बहुत बड़ा जखीरा है। अपनी इसी ताकत के दम पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस दावे की IDF ने भी पुष्टि कर दी है। IDF बोले तो इजरायली सेना ने पुष्टि की है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में बनते हैं ये इजरायली हर्मीस ड्रोन, और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत भी इस खबर के बाद टेंशन में आ जाएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में भी बैन होगा टिकटॉक। चीनी कंपनी के खिलाफ बिल सीनेट से पास। जी हाँ, अमेरिकी संसद के सीनेट में मंगलवार को एक विधेयक पारित किया गया जो प्रतिबंध लगाने की धमकी के साथ टिकटॉक की बिक्री के लिए इसका स्वामित्व रखने वाली चीनी कंपनी को मजबूर कर देगा। इस विधेयक को हस्ताक्षर के लिए अब राष्ट्रपति बाइडेन के पास भेजा जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद एक बयान जारी करके बाइडेन ने कहा कि वो इस पर बुधवार को हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिकी सांसदों के इस विवादास्पद कदम को जहां कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं इससे सामग्री का सृजन करने बोले तो कंटेंट क्रिएटर वाले उन लोगों के परेशानियां पैदा होने की आशंका है जो आमदनी के लिए इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो एप्लीकेशन पर निर्भर है। जी हाँ, ऐसे में अगर पूरे तरीके से अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लग गया तो इससे एक चीज तो साफ हो जाएगी कि भारत जब भी कोई कदम उठाता है वो कदम गलत नहीं होता। और सब में बड़ी बात सोचने वाली बात यह है कि हर कदम भारत सबसे पहले उठाता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी देश वही कदम उठाते हैं। जी हाँ, इससे ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि भारत जो कदम उठाता है वो सोच समझ कर और बिल्कुल सटीक उठाता है। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। मेरा भारत महान कमेंट में कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान को चला रहे हैं दो प्रधानमंत्री। नाम के लिए शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन
लेकिन चला रहे हैं दो प्रधानमंत्री। क्या सफाई देने निजी यात्रा पर चीन गए हैं नवाज शरीफ? आपको बता दें कि क्या पाकिस्तान को दो प्रधानमंत्री मिलकर चला रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान की जनता और वहाँ के पत्रकार ही ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के आधिकारिक प्रधानमंत्री तो मियां शहबाज शरीफ हैं ही, लेकिन अघोषित अनडिक्लेयर्ड तौर पर देश को वे नहीं बल्कि उनके भाई मियां नवाज शरीफ चला रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ खुलेकर ओपनली सामने नहीं आते, लेकिन बताया जाता है कि पर्दे के पीछे से वही सब कुछ मैनेज भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ जिस तरह गुपचुप तरीके से चीन की यात्रा पर गए हैं, इससे तो यही मैसेज जा रहा है कि बिना पद पर होते हुए भी वे पाकिस्तान की सरकार को चला रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चीन की लताड़ से बचने के लिए आनन फानन में उनकी यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। जी हाँ, अगर वाकई में ऐसा है तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ ईरान की डील पर अमेरिकी ने तरेरी आंखें शहबाज को दे दी चेतावनी। जी हाँ, अमेरिका के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ कारोबार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के जोखिम की भी जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की यात्रा के बारे में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं व्यापक तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हम ईरान के साथ कारोबार की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सजग रहने की सलाह देते हैं। पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। ईरान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ईरान ने 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। तो वहीं बता दें, चीन और ईरान के बीच होने जा रही ऐसी डील भारत की बढ़ सकती है टेंशन। दरअसल ईरान पर आरोप लगता आया है कि वे मध्य पूर्व में विद्रोह समूह को ड्रोन और मिसाइल देता है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया ने भी ईरान से उसके सस्ते ड्रोन खरीदे हैं। हाल ही में किए गए इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हमला करने में सक्षम है, जिसके बाद दुनिया की बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत ने भी ईरान के इन ड्रोन को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक चीनी सेना ने ईरान को 15,000 आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया है और इसके अलावा रशिया भी ईरान से दोबारा बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने जा रहा है। चीन और रशिया दुनिया की बड़ी ताकत है और इनकी सैन्य ताकत ईरान की सेना से भी कम नहीं है। ऐसे में इन देशों का ईरान से हथियार खरीदना बताता है कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता किस हद तक बढ़ा ली है। तो वहीं बता दें, बर्किंघम पैलेस यानी यूनाइटेड किंगडम के बर्किंघम पैलेस के पास सड़कों पर 5 सैन्य घोड़ों ने मचाई भगदड़, 4 लोगों के घायल होने की खबर। जी हाँ, मध्य लंदन में बर्किंघम पैलेस के पास बुधवार को 5 सैन्य घोड़ों ने सड़कों पर भगदड़ मचा दी। इस घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना सेना के एक नियमित अभ्यास के दौरान हुई। इस दौरान घोड़ों के ऊपर उनके संचालक सवार थे। लोग सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इसमें भारतीय उच्चायोग और वेस्ट एंड थिएटर डिस्ट्रिक्ट के पास खून से लथपथ घोड़ों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। घोड़े, कारों और एक पर्यटक बस से टकराए। साथ ही इजराइल के खिलाफ फूटा अमेरिकी छात्रों का गुस्सा, कई यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। जी अमेरिका के अनेक हिस्सों में स्टूडेंट्स इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क आईवी लीग स्कूल के छात्रों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जो मंगलवार तक एक बड़े आंदोलन में बदल गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मैनहट्टन परिसर में प्रदर्शन कर रहे 100 से अधिक छात्रों को गुरुवार को गिरफ्तार किए जाने से यह प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। कोलंबिया में तनाव बढ़ने के कारण यूनिवर्सिटी ने बाकी सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन क्लास आयोजित करने का फैसला किया है। जी हाँ, साथ ही बता दें, इनहेरिटेंस टैक्स से पहले पित्रोदा के इन बयानों पर भी हुआ बवाल। कहा हुआ तो हुआ, पुलवामा जैसे हमले होते रहे हैं। जी हाँ, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया उनका बयान चर्चा में है। अमेरिका में विरासत टैक्स की पैरवी करने के उनके बयान से बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पित्रोदा के किसी बयान पर बवाल मचा हो। वो समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो विवादित रहे हैं। सैम पित्रोदा ने 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर बयान दिया था। बीजेपी के इन आरोपों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर सिख दंगे हुए थे। साथ ही आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, इस पर बताइएगा जरूर। जो पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं जैसा बयान दिया है। तो वही बता दें, आईईडी ब्लास्ट से इम्फाल और नागालैंड को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त, 150 से अधिक ट्रक फंस गए। जी हाँ, मणिपुर में हुए विस्फोट में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक प्रमुख पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे राज्य की राजधानी इम्फाल में आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे 150 से अधिक ट्रक बुधवार को सेनापति जिले में फंस गए। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी
जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों ने देर रात करीब 12:45 पर शक्तिशाली IED विस्फोट किया, जिससे कांगकोपी जिले में कोबरू लेखा और सपरमीना के बीच स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया। जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में हुए विस्फोट में पुल के मध्य भाग में 3 गड्ढे हो गए। हालांकि विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो वहीं एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के कारण 150 से अधिक ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक NH2 पर आवश्यक सामान ले जा रहे थे। तो वहीं बता दें, भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगने का क्या सपना टूट गया। एलोन मस्क ने इस वजह से मारी पलटी। जी हां, भारत में दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी टेस्ला की फैक्ट्री लगने का सपना टूट सकता है, क्योंकि पिछली तिमाही के सबसे खराब गुजरने के बाद टेस्ला को भारत में अपना कारखाना खोलने में देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। टेस्ला ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो अपने मौजूदा कारखानों का उपयोग नए और ज्यादा किफायती वाहन बनाने के लिए करेगी, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि टेस्ला ने भारत में फैक्ट्री लगाने के प्लान को फिलहाल तो टाल दिया है। साथ ही बता दें, इमरान खान की पार्टी ने सेना के साथ गुप्त बातचीत के दावों को नकारा। कहा चर्चा होगी तो खुले मंच पर। जी हां, पाकिस्तान में जेल की सजा काट रहे PTI के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उन दावों को सिरे से नकारा है जिनमें कहा जा रहा था कि उनकी सेना के साथ गुप्त वार्ता चल रही है। पार्टी के अध्यक्ष गौहर खान ने रावलपिंडी की जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने आज पार्टी के संस्थापक इमरान खान से पूछा कि क्या कुछ संस्थानों ने बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया है। इमरान खान ने स्पष्ट जवाब दिया कि उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया और न ही उन्हें किसी से बातचीत के लिए कोई संदेश मिला था। तो वहीं जब सेना के साथ गुप्त बातचीत की बात की जा रही है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनसे, यानी कि जब भी पार्टी को संवाद में रुचि होगी तो इस चर्चा को खुले मंच पर आयोजित किया जाएगा और मीडिया को इसके बारे में पहले ही सूचित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तंज कसते हुए खड़गे ने जवाब दिया। कहा इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तंज का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को तंज कसते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा ऐसा कोई बलिदान दिया गया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा RSS के किसी भी नेता ने देश के लिए क्या बलिदान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। चुनाव के लिए मोदी जी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। कांग्रेस ने इस देश पर 55 वर्ष शासन किया, क्या ऐसा एक बार भी हुआ है। इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में आनंद भवन के रूप में अपना घर राष्ट्र के लिए दान कर दिया था। तो वहीं आपको बता दें, कलबुर्गी की रैली में खड़गे ने की इमोशनल अपील। कहा कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिए तो आइएगा। जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष M मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गृह जिले कलबुर्गी के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करते हुए कहा बुधवार को, अपील करते हुए कि भले ही वे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना करना चाहते हो, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि खड़गे ने उनके लिए काम किया है तो कम से कम वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल जरूर हो। कहीं ना कहीं अब विपक्ष इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। इस पर क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत की जनता इतनी आसानी से मंत्र मुग्ध हो जाएगी या फिर बिल्कुल भी नहीं? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बता दें, राजनाथ सिंह का बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस ने सैन्य बलों में धार्मिक जनगणना की बनाई थी योजना। जी हां, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ने सशस्त्र बलों में धार्मिक जनगणना की योजना बनाई थी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने बुधवार को विशाखापत्तनम में कहा कि केंद्र की पिछली सरकार ने धार्मिक जनगणना की सिफारिश करके देश के सशस्त्र बलों में एक विभाजन पैदा करने की कोशिश की थी। तो वहीं आपको बता दें, आखिर राहुल गांधी ने क्यों दी ऐसी सफाई कि हमने नहीं कहा कि हम पूरे 16 लाख करोड़ लौटाएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनिंदा 22 लोगों को दिए गए 16 लाख करोड़ रुपए में से देश के 90% लोगों को थोड़ी सी धनराशि वापस करने का वादा किया गया है। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि हम पूरे 16 लाख करोड़ लौटाएंगे, हमने कैलकुलेशन किया और कहा है कि केवल थोड़ी सी रकम वापस की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, ये एक क्रांतिकारी घोषणा है। यानी कि विपक्ष पूरे तरीके से PM मोदी को और भाजपा को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन क्या इनका घेरना रंग लाएगी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भोपाल में 30 मिनट तक चला प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो। कमल का फूल लेकर किया प्रचार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान PM खुले रथ में सवार दिखाई दिए और उनके हाथ में भाजपा का चुनाव
चिन्ह कमल का फूल भी दिखाई दे रहा था। वे लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़ रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के अलावा भोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा भी उनके साथ रथ में मौजूद रहे। जी हाँ, आपको बता दें ये रोड शो करीब 30 मिनट तक चला। इस दौरान पीएम मोदी जी ने मालवीय नगर तिराहे से न्यू मार्केट के नान के पेट्रोल पंप तक 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम बोले तो 1200 मीटर की दूरी तय की। रास्ते में दोनों तरफ से जनता की भारी भीड़ मौजूद रही, जो कि पीएम के स्वागत करने के और उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई दी। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पीएम मोदी जी होंगे अगले प्रधानमंत्री या नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार वली उल्लाह समीर को दिया हैदराबाद से टिकट। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। 24 अप्रैल को पार्टी की ओर से वली उल्लाह समीर को टिकट दिया गया है। वली उल्लाह समीर के फेसबुक प्रोफाइल पर बायो में दी गई जानकारी के मुताबिक वो हैदराबाद कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र दक्षिण भारत की हॉट सीट्स में से एक है। फिलहाल वहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। जमीनी स्तर पर AIMIM चीफ की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर आम चुनावों में लगातार 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी को ये कांग्रेसी सांसद पद पर लड़ने वाले वली उल्लाह टक्कर दे पाएंगे कि नहीं। साथ ही बता दें, किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा पीएम की मुसलमानों से नफरत की गारंटी, दंगे हुए तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। जी हाँ, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे 2002 से मुस्लिमों से नफरत कर रहे हैं। पीएम मोदी की मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। अगर कल को देश में दंगे हो जाएं तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होंगे। ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही। किशनगंज लोकसभा सीट से ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ दूसरे चरण में शुक्रवार को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ओवैसी ने ईमान के समर्थन में किशनगंज में पूरी ताकत झोंक दी। साथ ही आपको बता दें, मंच पर बेहोश होकर गिरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, भाषण देने से पहले हुई ये घटना। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी मंगलवार दोपहर एक चुनावी रैली के दौरान बेहोश हो गए। ये घटना महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई। इसके बाद मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी जी यवतमाल के पुसद में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। वो मंच पर ही बोल रहे थे कि अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। जी हाँ, फिलहाल उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही बता दें, आ गई बड़ी खुशखबरी, ट्रेनों में खत्म होगा वेटिंग का झंझट। रेल मंत्री ने बताया कब से मिलेगा कंफर्म टिकट। दरअसल भारतीय ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोच में यात्रियों की भीड़ होना तो आम बात थी, मगर अब AC कोच में भी लोगों की धक्का मुक्की बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर आए दिनों कई तस्वीरें और वीडियो सामने आती रहती है, जिनमें लोग ऐसी AC कंपार्टमेंट में भी भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय रेल मंत्री और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले 5 वर्षों में लगभग सभी रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकता है। अश्विनी वैष्णव की बातों पर भरोसा करें तो अगले 5 साल में वेटिंग के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वो दिन आएगा कि कंफर्म टिकट हमें मिल पाएगा? केंद्रीय मंत्री का तो यही कहना है। तो वहीं आपको अंतिम खबर बताते हैं, जहां क्या आपका पैन कार्ड अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मई तक जोड़ ले, वरना बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हाँ, जिन लोगों ने अपने अस्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक नहीं जोड़ा है, उनके लिए स्रोत पर कर कटौती यानी TDS रेट सामान्य से दुगना होगा। इस नुकसान से बचने के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ लेने में ही फायदा है। 31 मई से पहले ही ये काम निपटा लेने का मौका है। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर टैक्स पेयर 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है, जोड़ नहीं लेता है, तो TDS की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार अगर पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू टैक्स के मुकाबले दुगनी टैक्स से कटौती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में किन किन का पैन कार्ड आधार से लिंक है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।